Now we'll see the Clausius inequality. Clausius inequality हम देखेंगे. Clausius inequality actually it is the fundamental of or you can say it is the starting of the, ठीक है, एंट्रोपी. एंट्रोपी का स्टार्टिंग यही आपका क्लॉसियस इनक्वालिटी है. देखते हैं कि क्लॉसियस इनक्वालिटी क्या है. बहुत ज़्यादा तो मैं इसके बारे में डील नहीं करूंगा, सिर्फ इसके साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी इज इक्वल टू 0 if the thermodynamic cycle is reversible. dq by t is equal to 0 if the thermodynamic cycle, that one is cycle, if the thermodynamic cycle is reversible, and dq by t is what, less than 0 if the thermodynamic cycle is irreversible. इसे प्रूव किया जाता है, डोंट वरी, इसे एक्चुअली प्रूव किया जाता है आपका किसमें, बेसिक थर्मोडायनामिक्स में. जब हम लोग आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ क्लॉसियस इनक्वालिटी साइकिल के लिए, थर्मोडायनामिक साइकिल के लिए जब रिवर्सिबल हो तो ये प्रूफ किया जाता है, और जब इरिवर्सिबल हो तब ये प्रूफ किया जाता है आपका. ठीक है, डोंट वरी. तो ये आपका दिस इज कॉल्ड एज द Clausius inequality and this is the what you can say the fundamental of entropy. ठीक है ना, fundamental of entropy का क्या कह सकते हैं, that is the foundation of the entropy. ठीक है ना, foundation यहीं पे entropy का base, ठीक है ना, आया था, यहीं से entropy का concept बाहर निकल के आया था actually. ठीक है ना, obvious the concept of entropy given by the Rudolf Clausius in 1865 में, 1865 में एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट जब वो अपने एनालिसिस कर रहे थे और ये चीज़ उन्होंने रियलाइज़ किया, तो यहीं से एक नया प्रॉपर्टी उन्होंने रियलाइज़ किया सिस्टम का, एंड दैट वन इज कॉल्ड एज द प्रॉपर्टी, एंट्रोपी. ठीक है, तो दिस इज द बेस, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द एंट्रोपी, कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विच इज कॉल्ड एज द एंट्रोपी. उसके बाद फर्दर एंट्रोपी के बारे में और भी चीज़ें क्या हुई, एनालिसिस हुई, तो बहुत सारा चीज़ हम लोग आगे पढ़ते हैं उस एंट्रोपी के बारे में. बट डोंट वरी, ये आपका दिस इज द क्लॉसियस इनक्वालिटी. यानी कि इन अगर कंबाइंडली लिखें तो एक फॉर अ टीडी साइकिल क्या लिख सकते हैं, फॉर अ टीडी साइकिल व्हाट वी कैन राइट डाउन, cyclic integral dq by t is less than equal to 0. कंबाइंडली अगर लिखे तो dq by t is less than equal to 0. अगर आपका क्या हो जाए, somehow आपके क्वेश्चन में कहीं दे दे कि whether that cycle is, थर्मोडायनामिक्स में ऐसा आता भी है, whether that thermodynamic cycle is possible or not. क्या होता है, whether that thermodynamic cycle is possible or not. ठीक है ना, तो यही dq by t, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq by t हमें निकाल के देखना होता है कि या तो ये लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए, या तो लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए, तो साइकिल पॉसिबल है. इफ साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq by t क्या आ गया, सपोज टू बी ग्रेटर देन 0 आ गया, देन दैट वन इज, देन आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो, देन the TD cycle is not possible. TD cycle is not possible. ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, that is exactly the Clausius inequality. ठीक है ना, आगे हम बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा. ये this is the concept. equal to 0 किसके लिए, रिवर्सिबल साइकिल के लिए, लेस देन 0 किसके लिए, इरिवर्सिबल साइकिल के लिए. Now we'll move to the next one. एंट्रोपी पे चलते हैं. ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू डील वेरी मच अबाउट द, ठीक है ना, कैसे एंट्रोपी को क्या करते हैं, कि प्रॉपर्टी है, पाथ फंक्शन है, क्या नहीं है. बस यहाँ पे ध्यान देना होगा कि एंट्रोपी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम. एंट्रोपी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम. देखिए, इंटरनल एनर्जी प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है, एंथैल्पी भी प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है, एंट्रोपी भी आपका प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है. एक चीज और बता दूं, जितने भी स्टोरेज एनर्जी होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं,
प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम होते हैं, वाइल वर्क एंड हीट, थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, वर्क एंड हीट क्या होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं, प्रोसेस के पाथ पे डिपेंड करते हैं हीट एंड वर्क, ठीक है ना, प्रोसेस के पाथ पे डिपेंड करते हैं हीट एंड वर्क। अगर पाथ ऑफ द प्रोसेस चेंज हो गया सेम दो पॉइंट के बीच में, तो आपका वैल्यू ऑफ हीट एंड वर्क क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन पाथ ऑफ द प्रोसेस चेंज हुआ दो पॉइंट के बीच में, तो चेंज इन द प्रॉपर्टी हमेशा क्या रहेगा, चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑलवेज रिमेन्स सेम, डजंट मैटर, पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता। इसीलिए मैंने कहा जितने भी स्टोरेज एनर्जी हैं सब के सब प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है, सब के सब पॉइंट फंक्शन कहलाते हैं, सब के सब क्या होते हैं, एब्सोल्यूट डिफरेंशियल कहलाते हैं, ठीक है ना, एब्सोल्यूट डिफरेंशियल या एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है। एंड एंट्रोपी इज आल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, एंट्रोपी आल्सो प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का ही प्रॉपर्टी है। दो पॉइंट के बीच में क्या होगा, whatever the path of the process, अगर दो पॉइंट के बीच चेंज इन एंट्रोपी निकालना है उसका वैल्यू हमेशा सेम रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मैंने कहा एंट्रोपी का बेस क्या है आपका, क्लॉसेस इनक्वालिटी। वहीं से ये जब हम लोग एंट्रोपी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसी क्लॉसेस इनक्वालिटी को बेस बनाते हैं, ठीक है ना, उसी क्लॉसेस इनक्वालिटी को बेस बनाते हैं और वहीं से कंक्लूजन ड्रॉ करके एंट्रोपी फिर फाइनली देखते हैं हम लोग। बट यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट लिखूंगा, बाकी इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, ठीक है। क्योंकि जब थर्मोडायनामिक्स हम लोग पढ़ते हैं तो एंट्रोपी तो एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं यही मानता हूं कि एंट्रोपी अवेलेबल एनर्जी एंड अवेलेबिलिटी, एंट्रोपी अवेलेबल एनर्जी एंड अवेलेबिलिटी अगर आप समझ गए तो पूरा का पूरा थर्मोडायनामिक्स आप समझ गए, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इवन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सब कुछ समझ चुके हो आप, मैं यही मानता हूं। इसलिए अपने आप में एंट्रोपी बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इसे जब डील किया जाता है चाहे मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जब एंट्रोपी इटसेल्फ, एंट्रोपी को मैं डील करता हूं कि एंट्रोपी का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, एंट्रोपी का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो अपने आप में लगभग ऑलमोस्ट 1 आवर तो एटलीस्ट 1 आवर एटलीस्ट, ठीक है ना। मैंने कहा कि एंट्रोपी का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, 1 घंटे ऑलमोस्ट इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस में लेता हूं मैं। ये बोलना बहुत आसान है, जनरली स्टूडेंट जानते हैं एंट्रोपी के बारे में, ये बोलना बहुत आसान है कि एंट्रोपी शोज द रैंडमनेस, लेकिन आखिर रैंडमनेस शो करता है लेकिन क्या, ठीक है, सिर्फ रैंडमनेस शो करता है। एक लाइन बोलने से एंट्रोपी के बारे में हम सब कुछ नहीं जान जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को हम बहुत ज़्यादा डील करते हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस को डील करते हैं, ठीक है, क्या हो रहा है, रैंडमनेस तो बढ़ ही रहा है, और एंट्रोपी के कारण क्या है, क्या बेनिफिट है या क्या है, एंट्रोपी के कारण हार्म है, व्हाट हैपन विद दैट एंट्रोपी, ये सारा कुछ जानने की कोशिश करते हैं हम एंट्रोपी जब इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के, इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस को देखते हैं। बट इतना मैं यहाँ पे ज़्यादा डील नहीं कर सकता, बट इतना ध्यान रखिएगा, अगेन वही एक लाइन बताऊंगा मैं, एंट्रोपी शोज द रैंडमनेस। अगर आपका रैंडमनेस इवन कहीं पे भी, गैसियस मॉलिक्यूल का, वाटर मॉलिक्यूल का, या कहीं पे भी, या इवन आपका, इवन इटसेल्फ हमारा, ठीक है ना, हमारे रूम में अगर डिसऑर्डरनेस बढ़ गया, हमारे रूम में डिसऑर्डरनेस बढ़ गया, कॉपी किताब इधर उधर रखा हुआ है, तो हमारे रूम का एंट्रोपी लेवल क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, सीधी सी बात है। और एंट्रोपी इंक्रीज करने के कारण सिस्टम का परफॉर्मेंस क्या होता है, रैंडमनेस इंक्रीज करने के कारण परफॉर्मेंस आपका सिस्टम का रिड्यूस होता है, दैट्स इट। यही है कुल मिला के एंट्रोपी, बहुत ज़्यादा तो डील नहीं कर सकता मैं यहाँ पे, दिस इज एग्जैक्टली द एंट्रोपी। नाउ आई एम गोइंग टू डील एंट्रोपी के बारे में। एंट्रोपी के बारे में डील किया जाता है, दैट मीन्स द ds इज ग्रेटर देन इक्वल टू dq बाई t, ds इज ग्रेटर देन इक्वल टू, एंट्रोपी को हम डिनोट करते हैं s से, ds इज ग्रेटर देन dq बाई t। अगर डेल्टा s की बात करूं मैं, ठीक है ना, 1 मिनट, मैंने कहा कि ds इज इक्वल टू, पहले ये डिनोट कर दूं, ds इज इक्वल टू dq बाई t। ये किसके लिए वैलिड है, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, और ds इज ग्रेटर देन
ds is greater than dq by t, ये किसके लिए? फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अगर dq by t आप निकालते हो तो वो किसके बराबर हो जाता है? चेंज इन एंट्रोपी के बराबर, ये वैल्यू। ठीक है ना, जैसे आप क्या कहते हो, जैसे आप कहते हो कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए dq क्या होता है? dh के बराबर होता है, चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होता है। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए क्या होता है? dq इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। इन द सेम वे रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए dq बाई t का जब वैल्यू निकालोगे एक प्रोसेस के लिए, एक चीज और बता दूं, इट इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर द प्रोसेस। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर द एक प्रोसेस के लिए, ये आपका, ठीक है ना, प्रोसेस के लिए है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्योंकि अभी तक जो प्रीवियसली हमने देखा था, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट हो जाए या फिर क्या आपका क्लॉसियस स्टेटमेंट हो जाए, सब के सब किसके लिए देखे थे हमने? सब के सब हमने देखा था फॉर द किसके लिए? साइक्लिक साइकिल, अ सिस्टम अंडरगोइंग अ साइकिल। एक प्रोसेस के लिए हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नहीं देखा था। तो यहां पे एंट्रोपी ds is greater than dq by t, actually it is the result of second law of thermodynamics for the process, for the process। ds is equal to dq by t जब प्रोसेस आपका क्या हो? रिवर्सिबल प्रोसेस हो। ds is greater than dq by t जब आपका प्रोसेस क्या हो? इरिवर्सिबल प्रोसेस हो। ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि जिस तरीके से आप dq इज इक्वल टू dh कहते हो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए, dq किसके बराबर हो जाता है? आपका चेंज इन एंथैल्पी के बराबर हो जाता है। उसी तरीके से रिवर्सिबल प्रोसेस में आपका dq बाई t का वैल्यू किसके बराबर हो जाता है? ds के बराबर हो जाता है। जबकि वहीं पे रिवर्सिबल प्रोसेस में dq बाई t का वैल्यू निकालते हो आप, तो वो चेंज इन एंट्रोपी के बराबर नहीं होता है। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के अलावा कोई भी अदर प्रोसेस ले लो, उसमें dq dh के बराबर नहीं होगा, दोनों का वैल्यू अलग अलग हो सकता है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है ना, तो मैंने कहा कि रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो dq बाई t का वैल्यू उस प्रोसेस के लिए अगर निकालोगे तो वो चेंज इन एंट्रोपी के बराबर आएगा, और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जब dq बाई t निकालोगे तो वो किसके बराबर आएगा? चेंज इन एंट्रोपी से छोटा वैल्यू आएगा, चेंज इन एंट्रोपी से छोटा वैल्यू आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या करते हैं हम? फर्दर आपको चेंज इन एंट्रोपी निकालना होता है तो रिवर्सिबल प्रोसेस को रिप्लेस करते हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रिवर्सिबल प्रोसेस से। ठीक है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग रिवर्सिबल प्रोसेस से क्या करते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग कि उसके, अगर हम इसे इस पर्टिकुलर इरिवर्सिबल प्रोसेस को अगर एक पर्टिकुलर रिवर्सिबल प्रोसेस में चेंज करें, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग रिवर्सिबल प्रोसेस, तो रिजल्ट ऑलमोस्ट क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। ठीक है ना, तो मैंने कहा फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस को, किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रिवर्सिबल प्रोसेस में अगर चेंज करें तो क्या होगा आपका? उसके लिए जो dq बाई t निकालोगे वो किसके बराबर हो जाएगा? चेंज इन एंट्रोपी के बराबर हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, कंफ्यूज नहीं होना है प्लीज, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, कंफ्यूज हो गए तो काम गड़बड़ होगा। हालांकि ये सारा कुछ थर्मोडायनामिक्स में बताता हूं मैं कि क्या है क्या नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे ग्लिम्स है तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ। देखिए एक एग्जांपल देता हूं मैं, एंट्रोपी वाला ही एग्जांपल दूंगा मैं, सॉरी एंट्रोपी नहीं, क्या नाम है, एंथैल्पी वाला ही एग्जांपल दूंगा मैं। दैट वन इज द P एंड V। P एंड V, मैंने कहा कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस 1 2 2, इसके लिए dq किसके बराबर हो गया? dq किसके बराबर हो गया? dh के बराबर हो गया। ठीक है, थोड़ा रियलाइज करना कि अगर मैं क्या कर रहा हूं 1 to 2 कोई भी अदर प्रोसेस, अरे कोई भी पाथ फॉलो कर सकता है ना, कोई भी पाथ फॉलो कर सकता है, कोई भी पाथ फॉलो कर सकता है। एक और यहां पे डिनोट कर दे रहा हूं मैं, कोई भी पाथ फॉलो कर सकता है, कोई भी 1 to 2 के बीच में पाथ फॉलो कर सकता है। तो मैंने कहा कि एक तो हो गया 1 to 2 का नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया मैंने B, इसका नाम दे दिया मैंने B,
इसका नाम दे दिया मैंने C और एक का नाम दे दिया मैंने D। ठीक है, एक का नाम दे दिया मैंने D। अब थोड़ा रियलाइज करें, DH मैंने क्या कहा, H इज द प्रॉपर्टी। एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा ना स्पीडली मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं। हालांकि मैंने कहा ये आपका थर्मोडायनामिक्स में जब आप इसे क्या करोगे, थर्मोडायनामिक्स के लेक्चर फॉलो करोगे आप, तो आपको खुद ब खुद मिल जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों है। डोंट वरी, बट फिर भी थोड़ा सा मैं रियलाइज करा दे रहा हूं, थोड़ा सा रियलाइज करा दे रहा हूं एक एनालॉगस कॉन्सेप्ट लेके। ठीक है ना, एक एनालॉगस कॉन्सेप्ट लेके मैं यहां पे रियलाइज करा दे रहा हूं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। मैंने कहा कि सपोज टू बी H इज एक बात बता रहा हूं मैं, डेल्टा H इज सेम बिटवीन 1 and 2 for all path of the process, for all path of the process, for all path of the process। क्योंकि मैंने कहा कि इंथैल्पी क्या है, हमारा प्रॉपर्टी है। इंथैल्पी प्रॉपर्टी है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है या फिर एब्सोल्यूट डिफरेंशियल है। ठीक है ना, पॉइंट फंक्शन है। कहने का अर्थ कि इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ ऑफ द प्रोसेस, अगर 2 पॉइंट फिक्स है उसके बीच में कोई पाथ ऑफ द प्रोसेस हो जाए, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, ये डेल्टा H का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन क्या होगा, dq तो क्या होता है, आपका पाथ फंक्शन होता है ना, dq तो पाथ फंक्शन पे डिपेंड होगा, dq सबके लिए अलग अलग होगा। dq 1a2 के लिए अलग अलग, dq 1b2 के लिए अलग अलग, dq 1c2 के लिए अलग, dq 1d2 के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग होगा, सबके लिए अलग होगा। थोड़ा रियलाइज करना, मैं यहां पे सिर्फ एक एनालॉगस कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये मत सोचना कि क्या बताने लगा मैं क्या नहीं। ठीक है ना, क्योंकि सारी चीजें थोड़ा बहुत तो क्लियर रहना ही चाहिए, ताकि हम स्मूथली रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग पे बिना कि कोई हिचकिचाहट, बिना विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी कंफ्यूजन हम आगे बढ़ सके। तो थोड़ा बहुत सारा कुछ बता ही दे रहा हूं मैं। ठीक है ना, मैंने कहा dq इज इक्वल टू dh। ठीक है ना, dh तो h तो आपका पॉइंट फंक्शन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। डेल्टा H जब तक पॉइंट फिक्स है, एंड पॉइंट फिक्स है, तब तक तो डेल्टा H का वैल्यू सेम होगा, पाथ ऑफ द प्रोसेस कुछ भी क्यों ना है। लेकिन हीट ट्रांसफर तो क्या है, हीट ट्रांसफर तो पाथ पे डिपेंडेंट है, पाथ ऑफ द प्रोसेस पे डिपेंडेंट है, पाथ फंक्शन है, तो सबके अलग अलग पाथ है, तो अलग अलग dq का क्या होगा, वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से आई होप देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो लेकिन अगर मैं कहूं कि वी हैव टू फाइंड आउट द DH बिटवीन 1 and 2, वी हैव टू फाइंड आउट द DH बिटवीन 1 and 2, 1 और 2 के बीच में हमें क्या फाइंड आउट करना है, DH फाइंड आउट करना है। आप कहोगे कि सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, H इज इक्वल टू U प्लस PV, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV, यही कहोगे आप। मैं कहूं कि फॉर द टाइम बीइंग मैं मान लेता हूं, एज्यूम करता हूं, मैं एज्यूम यहां पे एक छोटा सा एजम्पशन करता हूं मैं, एज्यूम वी हैव नो एनी फॉर्मूला फॉर H इंथैल्पी, नो एनी डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर H, वी हैव नो एनी डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर H। ठीक है ना, हमारे पास H के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है सपोज टू बी। तो हमें क्या करना होगा, तो हमें DH कैसे निकालना होगा। तब आप DH कैसे निकालेंगे भाई, डेल्टा H कैसे निकालेंगे, तब हमें क्या करना होगा कि, और हमें डेल्टा H निकालना ही है, तो हमें क्या करना होगा, चाहे 1b2 ले लो, चाहे D ले लो, चाहे आप C ले लो, डजंट मैटर, कोई भी पाथ ले लो, उससे क्या करना होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग कांस्टेंट प्रेशर से क्या करना होगा, चेंज करना होगा 1 to 2 के बीच में। तो क्या करना होगा, assume we have no any direct formula for H, then if we have to find out the value of, we have to find out the value, then if we have to find out the value of delta H, then
we have to replace the path of the process, replace the path of the process with corresponding constant pressure process, constant pressure process। और इस कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए क्या निकाल लेंगे हम, dq का वैल्यू निकाल लेंगे, इंटीग्रल ऑफ dq विच इज नथिंग बट द नेट हीट ट्रांसफर का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। और ये नेट हीट ट्रांसफर किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा H के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। मैंने कहा कि हमारे पास H का डायरेक्टली वैल्यू नहीं है, तो हमें अगर H निकालना होगा तो हमें BCD उसको क्या करना होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग कांस्टेंट प्रेशर से रिप्लेस करना होगा। और इस कांस्टेंट प्रेशर के लिए अगर DQ निकाल लें, कांस्टेंट प्रेशर के लिए अगर DQ निकाल लें तो क्या होगा, यही 1 और 2 के बीच में, 1 2 के बीच में क्या मिल जाएगा, 1 2 के बीच में डेल्टा H का वैल्यू मिल जाएगा। दिस इज एग्जैक्टली द एनालोगस कॉन्सेप्ट। इन द सेम वे मैंने कहा इरिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। मान लीजिए कि 1 to 2 के बीच में, 1 to 2 के बीच में बहुत सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस को क्या करते हैं हम, डॉटेड लाइन से शो करते हैं। बहुत सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं, बहुत सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं, बहुत सारे इट मे बी इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं 1 to 2 के बीच में, 1 to 2 के बीच में, ठीक है। अब व्हाट हैपन एग्जैक्टली, व्हाट हैपन, इसे नाम दे दो इसे नाम दे दो A, इसे नाम दे दो B, इसे नाम दे दो C, ठीक है ना, इसे नाम दे दो C। अब क्या होगा, dq बाई टी 1A2 के लिए निकालोगे, 1B2 के लिए निकालोगे और 1C2 के लिए निकालोगे, ठीक है ना। तीनों के लिए dq बाई टी का वैल्यू अलग अलग आएगा। तीनों के तीनों इरिवर्सिबल प्रोसेस, 1A2 1B2 1C2 तीनों के तीनों इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस को जनरली क्या करते हैं हम, डॉटेड लाइन से शो करते हैं, ठीक है ना, डॉटेड लाइन से शो करते हैं। डॉटेड लाइन से यहां पे शो कर दे रहा हूं मैं, डोंट वरी, ठीक है, डॉटेड लाइन से शो कर दिया मैंने। इरिवर्सिबल प्रोसेस को हमेशा डॉटेड लाइन से, अब यहाँ पे अगेन मैं नहीं बताऊंगा कि क्यों डॉटेड लाइन से शो करते हैं, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट आपका थर्मोडायनामिक्स में दिया जाता है कि वाइट विल बी, ठीक है ना, वाइट विल बी। सब कुछ बताने लगा तो फिर तो पूरा का पूरा थर्मोडायनामिक्स ही डील करना पड़ जाएगा मुझे, ठीक है। मैं यहाँ पे ग्लिम्स डील कर रहा हूँ, वैसे चीजें मैं थोड़ा बहुत डील कर दूंगा जो थोड़े टिपिकल हैं, ऑब्वियस, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि सीधी सी बात है, मैंने कहा था कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए dq बाई टी निकालोगे, ठीक है ना, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए dq बाई टी निकालोगे, वो किसके बराबर होगा, चेंज इन एंट्रोपी, लाइक दिस वन। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए चेंज इन एंथैल्पी निकालोगे, वो किसके बराबर होगा, dq के बराबर होगा। लेकिन बाकी अदर प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए dq बाई टी निकालोगे, वो चेंज इन एंट्रोपी के बराबर नहीं होगा। अदर किसी प्रोसेस के लिए dq निकालोगे, वो चेंज इन एंथैल्पी के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि dq बाई टी 1A2 के लिए 1, तीनों के तीनों इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तीनों में डिग्री ऑफ इरिवर्सिबिलिटी अलग अलग है, इसलिए अलग अलग पाथ फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तीनों में डिग्री ऑफ इरिवर्सिबिलिटी हो सकता है कि 1A2 में डिग्री ऑफ इरिवर्सिबिलिटी कम हो, 1B2 में डिग्री ऑफ इरिवर्सिबिलिटी क्या हो, ज्यादा हो, ऐसा हो सकता है, देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट ये कंफर्म है dq बाई टी का वैल्यू तीनों में क्या होगा, अलग अलग होगा, तीनों में अलग अलग होगा। और ये तीनों के तीनों क्या होंगे, 1 2 के बीच जो आप चेंज इन एंट्रोपी निकालोगे उससे क्या होगा, चेंज इन एंट्रोपी इनसे बड़ा होगा। तो 1 2 के बीच चेंज इन एंट्रोपी कैसे निकालेंगे भाई, तो क्या करेंगे, जिस तरीके से यहां पे
इन तीनों प्रोसेस को इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस से चेंज किया है, उसी तरीके से हम क्या करेंगे 1 2 के बीच इसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोसेस से चेंज करेंगे, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस से चेंज करेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस से चेंज करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग रिवर्सिबल प्रोसेस से चेंज करेंगे, एंड दैट वन इज टेकन टू बी द डी। इसके लिए क्या निकालेंगे डी क्यू बाई टी 1d2, और ये क्या है आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, 1 2 के बीच इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रिवर्सिबल प्रोसेस है, और इसके लिए dq बाई टी निकाल लेंगे, वही किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन एंट्रोपी के बराबर हो जाएगा, चेंज इन एंट्रोपी के बराबर हो जाएगा। दिस इज एग्जैक्टली द कॉन्सेप्ट, दिस इज एग्जैक्टली द कॉन्सेप्ट, ठीक है। और द सेकेंड थिंग इज दैट दूसरा चीज यहीं पे बता रहा हूं, जिस तरीके से ये डेल एच क्या है एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, सिर्फ एंड पॉइंट पे चेंज करेगा, उसी तरीके से ये चेंज इन एंट्रोपी भी क्या है, एंट्रोपी इज आल्सो व्हाट, एंट्रोपी इज आल्सो प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। सिर्फ और सिर्फ ये किस पे डिपेंड करेगा, ये तो इनिशियल कॉन्सेप्ट है कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस को रिवर्सिबल में कन्वर्ट किया, dq बाई टी निकाला, तब जाके डेल्टा एस इसके बीच निकल गया। ये इनिशियल कॉन्सेप्ट है इंटरव्यू में बताने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। बट जब हम न्यूमेरिकल एस्पेक्ट पे आते हैं तो ये रियलाइज करते हैं धीरे धीरे, जब हम सीखना जैसे जैसे एनालिटिकल एनालिसिस को आगे बढ़ाते जाते हैं, देन वी विल एनालाइज कि अरे इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है यार, ये क्या है, एंट्रोपी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, एंड पॉइंट पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। यानी कि एंड पॉइंट का कंडीशन, अगर एंड स्टेट का अगर कंडीशन हमें पता हो, देन वी कैन इजीली डिटरमिन द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी। अगर एंड पॉइंट का कंडीशन हमें पता हो, अरे जिस तरीके से ये एच है, एंड पॉइंट का अगर कंडीशन पता हो, ठीक है ना, यहां का मान लीजिए क्या है, दैट वन इज द u1 है, यहां का u2 है, यहां का p1 है, यहां का p2 है, यहां का v1 है, यहां का v2 है। देखो ना कैसे निकलेगा, h2 माइनस h1, यही तो डेल्टा h है। कैसा निकलेगा, u2 माइनस u1 प्लस p2 v2 माइनस p1 v1, ठीक है। ये भी आपका प्रॉपर्टी है, जिस तरीके से एंड पॉइंट का कंडीशन अगर पता है तो आपका डेल्टा एच इजीली निकल जाएगा। इन द सेम वे हमने रियलाइज किया इनिशियल कॉन्सेप्ट के लिए, तो ये और ये बिल्कुल सेम, ये एनालॉगस, एंथैल्पी वाला एनालॉगस, दैट वन इज कंप्लीटली एनालॉगस टू दिस कॉन्सेप्ट। ये तो आपके इंटरव्यू में बताने के लिए, लेकिन जब हम एनालिटिकल रिजल्ट पे मूव करते हैं, अपने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं, तब ये रियलाइज करते हैं अरे ये चेंज इन एंट्रोपी तो क्या है हमारा, चेंज इन एंट्रोपी तो हमारा व्हाट, एग्जैक्टली चेंज इन एंट्रोपी, जो कि सिर्फ और सिर्फ पॉइंट पे डिपेंड करेगा, एंड स्टेट पे डिपेंड करेगा। अगर एंड स्टेट का कंडीशन हमें पता है, तब तो एंट्रोपी का वैल्यू तो इजीली हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना, एंट्रोपी का वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। दिस इज एग्जैक्टली द कॉन्सेप्ट ऑफ द एंट्रोपी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आपके मन में यह आ सकता है कि सर हम इरिवर्सिबल प्रोसेस को रिवर्सिबल से क्यों रिप्लेस करें, क्योंकि रिवर्सिबल से रिप्लेस करेंगे फिर हमें dq बाई टी निकालना पड़ेगा उसके लिए। इट इज क्वाइट टिपिकल टास्क। हम डायरेक्टली इरिवर्सिबल के लिए डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं बना सकते हैं, इरिवर्सिबल के लिए डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं बना सकते हैं। तो मैं यहां पे रियलाइज लिख रहा हूं, ds इज ग्रेटर देन dq बाई टी इरिवर्सिबल। आप कहोगे कि डायरेक्ट इरिवर्सिबल के लिए कोई फॉर्मूला नहीं निकाल सकते हैं कि इसे रिप्लेस किया रिवर्सिबल प्रोसेस से, रिवर्सिबल प्रोसेस से रिप्लेस करने के बाद dq बाई टी निकाला, तब जाकर डेल्टा एस मिला, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला निकले, काम खत्म। तो डोंट वरी, वो भी देखते हैं कि डायरेक्टली इरिवर्सिबल। मैंने कहा कि सपोज टू बी 5 इज ग्रेटर देन 3, तो जब इक्वलिटी साइन लगाना चाहोगे तो ऑब्वियस एक पॉजिटिव क्वांटिटी आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इन द सेम वे इफ ds इज ग्रेटर देन dq बाई टी इरिवर्सिबल, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इक्वलिटी साइन लाने के लिए dq बाई टी इरिवर्सिबल प्लस डेल एस जनरेशन,
That one is called as the एंट्रोपी जनरेशन कहते हैं हम इसे, एंट्रोपी जनरेशन, एंट्रोपी जनरेशन कहते हैं इसे, चेंज इन एंट्रोपी कहते हैं, चेंज इन एंट्रोपी कहते हैं इसे, एंट्रोपी जनरेशन कहते हैं, और इसे कहते हैं एंट्रोपी ट्रांसफर ड्यू टू हीट, इसे कहते हैं एंट्रोपी ट्रांसफर ड्यू टू, एंट्रोपी ट्रांसफर, सॉरी एंट्रोपी ट्रांसफर कहां लिखूं, दैट वन इज, इसे अलग कर दो, एंट्रोपी ट्रांसफर ड्यू टू हीट, मतलब चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू एंट्रोपी ट्रांसफर ड्यू टू हीट इज इक्वल टू एंट्रोपी जनरेशन, इज इक्वल टू एंट्रोपी जनरेशन, ठीक है, एंट्रोपी जनरेशन इन द जनरलाइज्ड, ठीक है ना, एंट्रोपी जनरेशन, एंट्रोपी जनरेशन और आएंगे इस पे, डोंट वरी, पहले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डेलेस जनरेशन, सबसे पहली बात यह है कि डेलेस जनरेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। मैंने बताया कि अगर इक्वलिटी साइन लाना होगा, इक्वलिटी साइन लाना होगा, ये ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन है, इक्वलिटी साइन लाना होगा तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी आपको ऐड करना ही पड़ेगा, ठीक है। डेलेस इज ग्रेटर देन जीरो, दिस इज द फर्स्ट थिंग। if process is reversible, if process is reversible, डेलेस जनरेशन क्या हो जाएगा, डेलेस जनरेशन आपका जीरो हो जाएगा, एंट्रोपी जनरेशन विद इन द सिस्टम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। बस मैंने कहा कि एज इट इज मेमोराइज करते जाना, प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। इफ प्रोसेस इज रिवर्सिबल, डेलेस जनरेशन इज इक्वल टू जीरो। और एक चीज और बता दूं, जब आके आईसी इंजन यूज करूंगा, अब नेक्स्ट टाइम मैं आईसी इंजन में कोई ग्लिम्स देने वाला नहीं हूं, नेक्स्ट पावर प्लांट में कोई ग्लिम्स देने वाला नहीं हूं मैं। ये ग्लिम्स आपके आरएससी में भी काम करेगा, ये ग्लिम्स आपके आईसी इंजन में भी काम करेगा, ये ग्लिम्स आपका कहां पे काम करेगा, पावर प्लांट में भी काम करेगा, ठीक है ना। आईसी इंजन में एक दो चीजें जो जरूर हैं कि आईसी इंजन में एक दो चीजें और थोड़ा ऐड करना पड़ेगा, वहां पे मैं बता दूंगा, ठीक है। वैसे मैं यही कहूंगा, अगेन यही कहूंगा कि आप थर्मोडायनामिक्स के लेक्चर फॉलो कीजिए, ठीक है ना, आपको समझ में आएगा, क्लियरली समझ में आएगा। जब कॉन्सेप्ट रहता है तो आगे सब्जेक्ट पढ़ने में भी मजा आता है, इंटरेस्टिंग लगता है, और चीजें जब क्लियर होना, जब चीजें दिमाग में इजिली इन होती है, ठीक है, माइंड में इजिली कॉन्सेप्ट समझ में आता है, तो सब्जेक्ट में मन भी लगता है, अदरवाइज सब्जेक्ट में उतना मन नहीं लगता है, और आप रियलाइज करोगे कि सब्जेक्ट से आप दूर भागने लगे। जब एक बार सब्जेक्ट से आप दूर भागने लगे तो फिर थ्रू आउट आपको एग्जाम तक वही फियर रहेगा कि इसके न्यूमेरिकल कैसे निकालेंगे। जबकि मैंने कहा कि आरएससी बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर इससे आपने फियर किया तो इजी निकलने वाले क्वेश्चन भी आप क्या कर दोगे, मिस कर दोगे, ठीक है ना। इसलिए कतई इन चीजों में फियर नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए मैं कहूंगा कि जो बता रहा हूं एज इट इज, ये काम आएगा आपका आईसी इंजन के लिए भी, ये काम आएगा आपका पावर प्लांट के लिए भी। हाँ, मैंने कहा कि आईसी इंजन में एक छोटा सा चीज और डिस्कशन करना होगा, वो मैं वहीं पे डिस्कस कर दूंगा। इवन वहां पे क्या, आईसी इंजन में क्या, मुझे जब मैं कंप्रेसर पढ़ाऊंगा, तो वहां भी एक छोटा सा चीज मुझे डील करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, जब रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर पढ़ाऊंगा मैं तो, ठीक है। हालांकि बहुत ज्यादा डेप्थ में मैं नहीं बताऊंगा, सिर्फ आप लोगों को बता दूंगा कि ऐसा होता है, और ऐसा होता है तो ऐसा आपको याद कर लेना है, मेमोराइज कर लेना है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा डेप्थ में जाऊंगा तो फिर पता चलेगा कि कंफ्यूजन ही होगा। इट विल बी बेटर कि पॉइंट वाइज मैं लिखवा दूंगा, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो मैंने कहा कि अभी जो बता रहा हूं वो एज इट इज याद करिए। इफ प्रोसेस इज रिवर्सिबल, ये किसके लिए ग्रेटर देन जीरो, इफ प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, इफ प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, इफ प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ये एंट्रोपी जनरेशन क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, बिकॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है ना। अब थोड़ा रियलाइज कीजिए, ऊपर ऑलरेडी कुछ चीजें मैं बता चुका हूं, मैं
कि dq बाई टी, थोड़ा रियलाइज करें, हर पाथ के लिए, पाथ ऑफ द प्रोसेस के लिए अलग अलग है, हर पाथ ऑफ द प्रोसेस के लिए अलग अलग है, यानी कि ये क्या है आपका पाथ फंक्शन है। दैट वन इज द dq बाई टी इटसेल्फ इज द पाथ फंक्शन। ये बात अलग है, ये बात अलग है, ये बात अलग है, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, ठीक है, दैट्स नॉट द मैटर कि ये पाथ फंक्शन है। ये बात अलग है कि एक पर्टिकुलर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये dq बाई टी डेल एस के बराबर हो जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं, जिस तरीके से ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए dh अगर dq के बराबर हो जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि dq आपका पाथ फंक्शन हो जाएगा, dq इज सॉरी पॉइंट फंक्शन हो जाएगा, dq इज स्टिल पाथ फंक्शन। एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए ये क्या हो रहा है, इक्वल टू, एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए क्या हो जा रहा है, इक्वल टू पॉइंट फंक्शन हो जा रहा है, इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी हो जा रहा है। तो इन द सेम वे dq बाई टी अपने आप में पाथ फंक्शन है, पाथ ऑफ द प्रोसेस अलग अलग है, इसका वैल्यू भी अलग अलग है। अगर इफ इसे रिप्लेस कर दिया किससे, इसे रिप्लेस कर दिया आपके रिवर्सिबल प्रोसेस से, तो ये dq बाई टी किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एस के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, डेल्टा एस के बराबर हो जाएगा, बट स्टिल डेल्टा एस के बराबर हो जाएगा, बट स्टिल, ठीक है ना, डेल्टा एस के बराबर हो जाएगा, बट स्टिल dq बाई टी इज द पाथ फंक्शन। तो मैंने कहा dq बाई टी इज द पाथ फंक्शन, डिग्री ऑफ इरिवर्सिबिलिटी चेंज करेगा, ये वैल्यू चेंज करेगा, बट 1 2 के बीच आपका डेल एस का वैल्यू तो सेम ही होगा ना। अगर ये चेंज करेगा तो उसके अकॉर्डिंग ये भी कंपनसेट होना चाहिए ना, डेल एस भी कंपनसेट होना चाहिए। व्हाट इज दैट मीनिंग, इसका मतलब ये है कि डेल एस या एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, ये तो आपका पॉइंट फंक्शन है, बट dq बाई टी क्या है आपका पाथ फंक्शन है, एज वेल एज एस जनरेशन, एंट्रोपी जनरेशन इज आल्सो द पाथ फंक्शन। यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, पॉइंट नोट में पॉइंट करके ध्यान दीजिएगा। एस जनरेशन भी स्टूडेंट समझने लगते हैं कि ये भी क्या है, पाथ पॉइंट फंक्शन ही है, बट एक्चुअली मैंने कहा डेल्टा एस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, ये आपका पॉइंट फंक्शन है, ये आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, 1 2 के बीच हमेशा सेम रहेगा, लेकिन ये आपस में क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। डिग्री ऑफ इरिवर्सिबिलिटी आपका चेंज होता जाएगा, ये भी चेंज होगा, और उसके अकॉर्डिंग ये सेम रहने के लिए उसके अकॉर्डिंग ये भी चेंज होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मैंने कहा व्हाट हैपन एग्जैक्टली, इस जनरेशन क्या है आपका, डिपेंड्स ऑन the path of the process, or you can say it depends on the degree of irreversibility, S generation depends on the path of the process, or you can say the degree of reversibility in the process, as well as dq by t के बारे में भी वही लिखूंगा, depends on the path of the process, or you can say degree of irreversibility, पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जनरली चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, क्यों, एंट्रोपी ट्रांसफर ड्यू टू द हीट, इसे कहते हैं एक्सटर्नल इंट्रैक्शन, इसे कहते हैं, that one is called as the heat entropy transfer due to heat को कहते हैं external interaction, entropy transfer due to the external interaction, और इसे कहते हैं internal irreversibility। इसे भी अलग कलर से लिख दे रहा हूं मैं, I'm going to write down with the different color ताकि आपको समझ में आएगा। internal, that is entropy generation due to internal irreversibility, ठीक है, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी। इसे क्या कहते हैं, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, इसे कहते हैं एक्सटर्नल इंटरैक्शन, चेंज इन एंट्रोपी ड्यू टू द एक्सटर्नल इंटरैक्शन एज वेल एज इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी। तो एक पॉइंट और मिला, एक पॉइंट क्या मिला कि द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, the change in entropy of the system is due to the two things. First one is due to the external interaction, and the second one is due to the internal irreversibility, अगर आपका
प्रोसेस क्या हो, रिवर्सिबल हो, तो ये इंटरनल रिवर्सिबिलिटी गायब, इंटरनल रिवर्सिबिलिटी गायब, तो ds किसके बराबर हो जाएगा, dq बाई टी के बराबर हो गया इटसेल्फ, तो ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। तो ये है आपका एंट्रोपी। ट्राई टू अंडरस्टैंड एंट्रोपी। मैंने कहा कि इट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द, ठीक है ना, इट ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम एंड डिपेंड्स ऑन द, किस पे, सारा कुछ जब मैथमेटिकल एनालिसिस जाते हैं तो ये सारा कुछ जो एनालिसिस है ये सब, ये तो बेसिक एनालिसिस, बेसिक समझाने के लिए ये है एनालिसिस। जब मैथमेटिकल एनालिसिस में आगे जाते हैं तो आप रियलाइज करते हो कि ये जब प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है, जिस तरीके से मैंने कहा एच पॉइंट फंक्शन है तो 1 और 2 पे डिपेंड करेगा, एंड स्टेट्स पे डिपेंड करेगा, उसी तरीके से 1 और 2 का स्टेट अगर हमें पता रहेगा तो चेंज इन एंट्रोपी इजीली हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना, जब मैथमेटिकल एनालिसिस में जाते हैं। तो दिस इज एग्जैक्टली। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। आपका फॉर्मूला थोड़ा बता दूं मैं आइडियल गैस के लिए, ठीक है ना। दूसरी चीज, फर्स्ट और सेकंड लॉ को कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, फॉर कंबाइनिंग द फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, कंबाइनिंग द फर्स्ट एंड सेकंड लॉ क्या था हमारा, थोड़ा याद कीजिए। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, ये हमारा फर्स्ट लॉ बता दूंगा, डोंट वरी, dq इज इक्वल टू du प्लस पी dv था, आई होप याद होगा, ठीक है ना। फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना, ये याद होगा कि किसके लिए वैलिड है, दैट वन इज वैलिड फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, एंड दैट वन इज वैलिड फॉर किसके लिए, क्लोज सिस्टम के लिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या था हमारा, dq इज इक्वल टू dh माइनस vdp था, ये सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग आया था हमारा, और ये दोनों के दोनों रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वैलिड हैं। और ये याद होगा, ये स्पेसिफिकली मैंने कहा था बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, स्पेसिफिकली इसके बारे में बताया था मैंने, बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। ये किसके लिए वैलिड होगा, क्लोज सिस्टम एज वेल एज फॉर द ओपन सिस्टम, ठीक है ना। तो और एक सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या मिला हमें, सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग मिला, सेकेंड लॉ ये बोथ आर द फर्स्ट लॉ, ये दोनों के दोनों क्या है, फर्स्ट लॉ फॉर द प्रोसेस, और सेकेंड लॉ हमने देखा, सेकेंड लॉ फॉर द प्रोसेस dq, oh sorry, that one is ds is equal to dq by t रिवर्सिबल, यही ना, यही आपका, ठीक है। तो क्या करोगे, dq क्या लिख सकते हैं, dq कैन बी रिटन एज TDS, dq कैन बी रिटन एज TDS, लिखा जा सकता है, dq कैन बी रिटन एज TDS, dq कैन बी रिटन एज TDS। तो ये आपका सेकेंड लॉ, ये आपका फर्स्ट लॉ। मैंने कहा ये भी रिवर्सिबल के लिए वैलिड है, ये भी रिवर्सिबल के लिए वैलिड है, और ये भी किसके लिए वैलिड है, दैट वन इज आल्सो फॉर द रिवर्सिबल। अरे क्या मिलेगा, TDS, रिवर्सिबल के लिए ही मिलेगा, ठीक है। तो ये भी रिवर्सिबल के लिए मिलेगा, दोनों को हम रिप्लेस कर सकते हैं। जब दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं तो दो TDS इक्वेशन मिलेगा, और दोनों TDS इक्वेशन को हम क्या करते हैं, दूसरे कलर से यूज कर लेते हैं। दैट वन इज द TDS इज इक्वल टू du प्लस PdV, and the second term is equal to TDS is equal to DH minus VdP. That one is the two equation, and very important equation, ठीक है। दो इक्वेशन, दो TDS, दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकेंड, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं, TDS इक्वेशन कहते हैं, TDS इक्वेशन कहते हैं। बोथ आर कॉल्ड एज द TDS इक्वेशन। एक चीज और बताऊंगा, ठीक है, अभी यहां पे बहुत ज्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना प्लीज प्लीज। पहले मैं कह रहा हूं, जो बता रहा हूं मैं एज इट इज याद कर लेना, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसे मैं अभी यहां पे बहुत ज्यादा डील नहीं कर पाऊंगा। अगर डील करूंगा तो और ज्यादा कंफ्यूजन ही होगा, वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। वो चीज मैं ऑब्वियस सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स में ही क्लियर कर सकता हूं, यहां पे सिर्फ आपको याद रखना है दैट इक्वेशन, बोथ इक्वेशन
both equation connects the different connects the various property of the system, various properties, सबके सब देखिए प्रॉपर्टीज, सबके सब देखिए कनेक्ट द प्रॉपर्टीज, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी को कनेक्ट कर रहे हैं, वेरियस प्रॉपर्टीज, बोथ इक्वेशन कनेक्ट्स द वेरियस प्रॉपर्टीज, दैट्स व्हाई अब प्रॉपर्टी किस पे बेस्ड, पॉइंट पे बेस्ड ना, एंड स्टेट्स पे बेस्ड, 1 और 2 एंड स्टेट्स है उस पे बेस्ड, ठीक है ना, यानी कि और एंड स्टेट्स के बीच में कोई भी पाथ हो, डजंट मैटर, कोई भी पाथ हो, पाथ ऑफ द प्रोसेस हो, डजंट मैटर, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि जब ये टेम्परेचर प्रॉपर्टी है आपका, एंट्रोपी प्रॉपर्टी है आपका, एंथैल्पी प्रॉपर्टी है आपका, वॉल्यूम प्रॉपर्टी है आपका, प्रेशर प्रॉपर्टी है आपका, सब के सब अगर आपके प्रॉपर्टी है इस इक्वेशन में, दे बोथ इक्वेशन कनेक्ट्स द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, दैट्स व्हाई, ठीक है ना। जब प्रॉपर्टी है तो 2 पॉइंट 1 और 2 के बीच एंड पॉइंट्स पे ही डिपेंड करेगा, उसके बीच में कोई भी प्रोसेस आ जाए, डजंट मैटर। इसका मतलब बोथ इक्वेशन कनेक्ट्स द, सॉरी ये रिपीट हो गया है, बोथ इक्वेशन कनेक्ट्स द वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, दैट्स व्हाई properties of the system, that's why, ठीक है, that's why both are utilized for किसके लिए, reversible as well as for irreversible process, this is exactly, बस इतना ही ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इसे मैं समझाने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा समझाऊंगा ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेगा और ज़्यादा कंफ्यूजन ही क्रिएट करेगा। अगर थर्मोडायनामिक्स से हमें पढ़ा रहा होता मैं तो जरूर इसे समझाने की कोशिश करता कि आखिर ऐसा क्यों, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है आपके मन में, कंफ्यूजन मत रखना, एज इट इज इसे याद कर लेना कि ये, ठीक है, ये किसके लिए वैलिड है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी वैलिड है, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी वैलिड है। क्यों ऐसा वैलिड है, इसलिए वैलिड है कि थोड़ा रियलाइज करिए, बोथ इक्वेशन कनेक्ट्स द वेरियस प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज को कनेक्ट करना है तो 1-2 के बीच में प्रॉपर्टीज को कनेक्ट करना है तो सिर्फ एंड स्टेट से मतलब है, एंड स्टेट के कंडीशन से मतलब है, बीच में कुछ भी प्रोसेस हो, कुछ भी पाथ आ जाए, डजंट मैटर, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई, ठीक है ना। अगर इसी दोनों इक्वेशन के बेसिस पे हम क्या करते हैं, इसी दोनों के इक्वेशन के बेसिस पे हम क्या करते हैं, इफ वर्किंग फ्लूइड इज an ideal gas, then if the working fluid is an ideal gas, then क्या होगा आपका, तब क्या होगा, what happen exactly, then change in entropy of the system, कैसा लिखेंगे, यही दोनों इक्वेशन यूटिलाइज करेंगे, ऊपर के टीडीएस इक्वेशन हम यूटिलाइज करेंगे। ऊपर के टीडीएस इक्वेशन क्या हो जाएंगे आपके, सिंपली लिख रहा हूं मैं, S2, 2 इक्वेशन मिलेंगे आपको, 2 इक्वेशन मिलेंगे, और इस इक्वेशन से आपको रियलाइज हो जाएगा कि चेंज इन एंट्रोपी अगर 1 और 2 एंड स्टेट का कंडीशन अगर हमें पता है सिस्टम का, देन वी कैन इजीली डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द व्हाट, ठीक है ना। S2 माइनस S1 क्या लिख सकते हैं, दैट वन इज द CVln T2 by T1 plus Rln V2 by V1, V2 by V1, S2 minus S1 is equal to CVln T2 by T1 plus Rln V2 by V1, this is exactly your what, ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो अब आप रियलाइज करो, कोई भी सिस्टम है
अरे कोई मतलब नहीं है, ये 1 पे है और एक प्रोसेस हुआ और ये 2 पे हो गया। इसके अंदर क्या है, वर्किंग फ्लूइड आपका आइडियल गैस है, सपोज टू बी आइडियल गैस है, दैट वन इज द आइडियल गैस, ठीक है। 1 2 अगर टेम्परेचर हमें पता है, फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम पता है, देन वी कैन इजीली, अरे प्रोसेस कोई सा भी हो डजंट मैटर, अरे प्रोसेस कोई सा भी हो डजंट मैटर, ट्राई टू रियलाइज। तो एंड स्टेट पे ही मतलब है ना हमें, ठीक है ना, तो एंड स्टेट से हमें मतलब है। आगे बढ़ते हैं हम, नाउ S2 माइनस S1, एक और फॉर्मूला आता है CPln T2 by T1 माइनस RlN P2 by P1। अब यहां पे भी देखो, अगर 1 to 2 के बीच कोई सा भी प्रोसेस हो डजंट मैटर, टेम्परेचर पता है और इनिशियल और फाइनल प्रेशर पता है, देन वी कैन इजीली डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द चेंज इन प्रेशर, ठीक है। ये तो आइडियल गैस के लिए, वन एंड ओनली फॉर द आइडियल गैस। ध्यान दीजिएगा, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, आइडियल गैस एकदम ध्यान रखिएगा, आइडियल गैस के लिए दोनों वैलिड है, ठीक है। किसी भी अदर सब्सटेंस के लिए मत यूटिलाइज कर लेना, ये सिर्फ और सिर्फ वर्किंग फ्लूइड आपका आइडियल के लिए। अदरवाइज जनरल फार्मूला हम यूटिलाइज करेंगे, अदरवाइज हम कौन सा फार्मूला यूटिलाइज करेंगे, जनरल फार्मूला। किसी भी अदर सब्सटेंस के लिए हम क्या यूटिलाइज करेंगे, जनरल फार्मूला यूटिलाइज करेंगे। किसी भी अदर सब्सटेंस के लिए हम जनरल फार्मूला, चाहे वो क्या हो, लिक्विड और सॉलिड, ठीक है ना, लिक्विड और सॉलिड हो, उसके लिए हम क्या यूटिलाइज करेंगे, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कोई भी अदर आ जाए उसके लिए हम यही यूटिलाइज करेंगे, लिक्विड हो, सॉलिड हो, बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें आती हैं, या फिर थर्मल एनर्जी रिजर्वायर हो, ठीक है ना, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर हो, या फिर आपका क्या हो जाए, फेज चेंज हो। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। और इससे भी ज्यादा जनरलाइज्ड फार्मूला कौन सा है, इससे भी ज्यादा जनरलाइज्ड फार्मूला ds इज इक्वल टू dq बाई t। इससे भी ज्यादा जनरलाइज्ड फार्मूला कौन सा, मेन तो यही है ना, यही से कंबाइन करने के बाद, फर्स्ट और सेकंड लॉ को कंबाइन करने के बाद ये आया, दिस इज द जनरलाइज्ड। और उसके बाद फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ को कंबाइन किया, ये मिला, ये मिलने के बाद मैंने ये रियलाइज किया कि अगर एंड पॉइंट पता है, देन वी कैन इजीली डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द चेंज इन एंट्रोपी। अगर वर्किंग फ्लूइड आइडियल गैस है तो ये हमारा निकल जाएगा। देखिए एक दो चीजें और बता दे रहा हूं मैं, ठीक है ना, एक दो चीजें और बता दे रहा हूं। लिक्विड की बात की जाए पहले, यहीं पे थोड़ा सा देख रहा हूं मैं, लिक्विड एंड सॉलिड्स हाईली इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। हाईली इनकम्प्रेसिबल इन नेचर का मतलब, हाईली इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, हाईली इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, लिक्विड एंड सॉलिड्स हाईली इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। जब हाईली इनकम्प्रेसिबल इन नेचर होता है, the second one, the change in the volume, और दूसरी बात ये कि स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, आई होप यू नो वेरी वेल, रेसिप्रोकल ऑफ द डेंसिटी। लिक्विड एंड सॉलिड का डेंसिटी क्या होता है, गैसेस के रिस्पेक्टिवली बहुत ज्यादा होता है, यू नो वेरी वेल। पहला चीज तो ये है हाईली इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, इसके डेंसिटी में किसी भी तरीके का चेंज नहीं, डेंसिटी में किसी तरीके का चेंज नहीं, तो इसके स्पेसिफिक वॉल्यूम में भी किसी तरीके का चेंज नहीं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। हाईली इनकम्प्रेसिबल इन नेचर का मतलब डेंसिटी में किसी तरीके का चेंज नहीं, और जब डेंसिटी में किसी तरीके का चेंज नहीं तो इसके स्पेसिफिक वॉल्यूम में भी किसी तरीके का चेंज नहीं। अरे स्पेसिफिक वॉल्यूम इज व्हाट, रेसिप्रोकल ऑफ, ठीक है ना, यानी कि इसके लिए क्या मान के चल सकते हैं, व्हाट, द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड सॉलिड्स इज क्वाइट हायर देन दैट ऑफ द गैसेस। गैसेस के रिस्पेक्ट में लिक्विड और सॉलिड के डेंसिटी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, तो जिसके कारण व्हाट हैपन एग्जैक्टली, इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, बहुत ही नेग्लिजिबल।
स्पेसिफिक वॉल्यूम नेग्लेजिबल फॉर किसके लिए? लिक्विड एंड सॉलिड। तो लिक्विड और सॉलिड के लिए क्या होता है, थोड़ा रियलाइज करना प्लीज। लिक्विड एंड सॉलिड के लिए क्या होता है कि जब ये वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है, जब ये वॉल्यूम कांस्टेंट, देखो वहां पे हाईली इनकंप्रेसिबल इन नेचर, इधर कर दे रहा हूं मैं, हाईली इनकंप्रेसिबल, वॉल्यूम ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो लिक्विड एंड सॉलिड के लिए ये इक्वेशन क्या हो जाता है, यहां पे ये कैंसल आउट हो जाता है लिक्विड एंड सॉलिड के लिए। और मैंने कहा कि इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल होता है विद रिस्पेक्ट टू द गैसेस, तो इसके रिस्पेक्ट में इसे क्या कर सकते हैं, इसे ऑलमोस्ट, अगर वॉल्यूम इसका ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल, व्हाट हैपन, इसके रिस्पेक्ट में इसे क्या कर सकते हैं, ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट हो गया, ये भी ऑलमोस्ट नेग्लेक्टेड हो गया, ठीक है ना, ये भी ऑलमोस्ट नेग्लेक्टेड हो गया, ये भी ऑलमोस्ट नेग्लेक्टेड हो गया। तो लिक्विड एंड सॉलिड के लिए क्या होता है, लिक्विड एंड सॉलिड, दूसरा कलर यूटिलाइज कर ले रहा हूं मैं, आई एम गोइंग टू यूटिलाइज डिफरेंट कलर हियर। लिक्विड एंड सॉलिड के लिए TdS इज इक्वल टू du इज इक्वल टू dH, du इज इक्वल टू dH ना। तो du और dH जब सेम हो गया लिक्विड एंड सॉलिड के लिए, तो इसीलिए लिक्विड एंड सॉलिड के लिए Cv इक्वल टू Cp, इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का कोई सिग्निफिकेंस, अलग अलग कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता है, अलग अलग कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता है, दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, ये CpDT होता है, ये CvDT होता है, तो अलग अलग कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या डिनोट करते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड एंड सॉलिड। उसके लिए कोई भी Cb और Cp का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता है अलग अलग, उसके लिए सिंपली क्या डिनोट करते हैं, C डिनोट करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पहली बात। तो लिक्विड एंड सॉलिड के लिए क्या होगा, लिक्विड एंड सॉलिड के लिए व्हाट वी कैन राइट डाउन द चेंज इन एंट्रोपी, थोड़ा हमें नीचे लिखना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट अलग है, ये कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है ना, इसके लिए थोड़ा सा अलग लिखना पड़ेगा हमें, ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं नीचे लिखूंगा, तो जब सिर्फ और सिर्फ du फॉर लिक्विड एंड सॉलिड्स, TdS इज इक्वल टू du इज इक्वल टू dH। पर यूनिट मास बेसिस पे लिखे हम, पर यूनिट मास बेसिस, ये भी जो लिखा है मैंने, सॉरी, ये भी आपका जो लिखा है दोनों के दोनों पर यूनिट मास बेसिस पे ही लिखा है मैंने, पर यूनिट, क्योंकि इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ m आ जाएगा, ठीक है ना, ये इसके साथ m आ जाएगा। ये भी जो लिखा है मैंने पर यूनिट मास बेसिस पे ही लिखा है मैंने, पर यूनिट मास बेसिस, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पर यूनिट मास बेसिस पे लिखूं मैं, पर यूनिट मास बेसिस पे लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, TdS इज इक्वल टू du इज इक्वल टू dH। What happened exactly? The change in entropy S2 minus S1 is equal to, what we can write down, C ln T2 by T1 लिक्विड एंड सॉलिड के लिए, बस, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। जब सेकेंड टर्म ही नहीं होगा तो सिर्फ क्या आएगा आपका, कैसा लिख सकते हो, दैट वन इज ds इज इक्वल टू du बाई t या फिर dH बाई t, और ये क्या हो जाएगा, ds इज इक्वल टू c इंटू dt बाई टी, c बाहर dt बाई t का, अगर c आपका वेरिएबल होगा, t टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में होगा, तो वो भी c क्या होगा आपका, इंटीग्रेट होगा, ठीक है ना, इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आएगा। दिस इज एग्जैक्टली योर व्हाट। और वहीं पे अगर आपका क्या हो जाए, थोड़ा रियलाइज करना, वहीं पे आपका क्या हो जाए, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, वहीं पे आपका थर्मल एनर्जी रिजर्वायर हो जाए। थर्मल एनर्जी रिजर्वायर के लिए क्या होता है, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर अगर हीट सप्लाई करें, हीट सप्लाई
या फिर हीट रिजेक्शन, हीट रिजेक्शन थर्मल एनर्जी रिजर्वायर से। व्हाट हैपन, टेम्परेचर में किसी तरीके का चेंज, टेम्परेचर में किसी तरीके का चेंज नहीं होता है। तो सपोज टू बी थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर, तो इसका टेम्परेचर जो है टी है, टी आर लिख दे रहा हूं, रिजर्वायर का टेम्परेचर ये चेंज होने वाला नहीं है। और ये क्यों नहीं चेंज होता है, यहां से हीट आपका बाहर निकल गया, हीट आपका बाहर निकल गया, या फिर डजंट मैटर हीट आपका सप्लाई हो गया, हीट आपका सप्लाई हो गया, डजंट मैटर, QS और लिख दे रहा हूं यहां पे, इट विल बी बेटर, और Q रिजेक्शन, डजंट मैटर, इसका TR का वैल्यू क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, बात यह है कि अब इस TR का चेंज इन एंट्रोपी कैसे निकालेंगे, तो चेंज इन एंट्रोपी सिंपली कैसे लिखेंगे, दैट वन इज द dQ बाई T, इसलिए मैंने कहा था दिस वन इज द मोर जनरलाइज्ड, दिस वन इज द मोर जनरलाइज्ड, dQ बाई T। अब क्या है कि T तो यहाँ पे कांस्टेंट है ना, TR 1/TR कर लोगे, और dQ के लिए क्या हो जाएगा, dQ का इंटीग्रेशन QR। ठीक है, तो Q, अब QR लगाओ चाहे डजंट मैटर, अगर QR है तो ये क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा, सीधी सी बात है। अगर रिजेक्शन है तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर सप्लाई है तो क्या हो जाएगा, एडिटिव हो जाएगा। ठीक है ना, डेल एस इज इक्वल टू Q बाई T। ठीक है, इफ Q इज रिजेक्शन, if Q is rejection, then del S is equal to minus Q by T, माइनस Q by T, यानी कि क्या होगा, रिजेक्ट होगा तो S2 is लेस देन S1, रिजेक्शन होगा तो क्या होगा आपका, एंट्रोपी घटेगा, और वहीं पे सप्लाई अगर हो गया तो डेल एस क्या हो जाएगा, QS बाई T। ठीक है ना, TR कर दे रहा हूं, इट विल बी बेटर, TR, तो वहीं पे क्या होगा, S2 इज एंट्रोपी इसका इंक्रीज होगा। दिस इज एग्जैक्टली द कॉन्सेप्ट, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अभी थोड़ा सा एंट्रोपी के बारे में आगे भी बताऊंगा मैं, जब प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस में जाएंगे हम लोग। अभी और थोड़ा सा डिस्कशन करना है, तो एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और डील करना है, उसके बाद एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फाइनल कंक्लूड कर लेंगे क्या क्या हमने सीखा, डोंट वरी। ठीक है, फाइनली कंक्लूड कर लेंगे हम। देन आफ्टर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक का मतलब Q इज इक्वल टू 0। अब एडियाबेटिक क्या होता है, दो तरीके का प्रोसेस हो सकता है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक हो सकता है और इरिवर्सिबल एडियाबेटिक हो सकता है। रिवर्सिबल एडियाबेटिक और इरिवर्सिबल एडियाबेटिक। एडियाबेटिक जनरली TDS क्या होता है, TDS इज इक्वल टू, ओ सॉरी नॉट TDS, DS, dQ बाई T इरिवर्सिबल प्लस डेल एस जनरेशन। इन जनरलाइज्ड मान सकते हैं ना, ये बात अलग है कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये 0 हो जाएगा, इन जनरलाइज्ड हम मान सकते हैं। अब रिवर्सिबल एडियाबेटिक हो, मैंने कहा कि रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल एडियाबेटिक हो, एक्सटर्नल इंट्रैक्शन ऑफ द हीट, एक्सटर्नल इंट्रैक्शन ऑफ द हीट 0 होगा, एक्सटर्नल इंट्रैक्शन ऑफ द हीट 0 होगा, एक्सटर्नल इंट्रैक्शन ऑफ द हीट 0 होगा। आइए देखते हैं, एक्सटर्नल इंट्रैक्शन ऑफ द हीट 0 होगा तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्सटर्नल इंट्रैक्शन ऑफ द हीट 0 होगा तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। क्या बचेगा, DS इज इक्वल टू डेल एस जनरेशन। अब रिवर्सिबल एडियाबेटिक है तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए तो क्या हो जाएगा, डेल एस जनरेशन 0 हो जाएगा ना, डेल एस जनरेशन 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे डेल एस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि S2 इज इक्वल टू S1, S2 इज इक्वल टू S1, यानी कि व्हाट हैपन एग्जैक्टली, हमारा रिवर्सिबल एडियाबेटिक है जो है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहलाएगा, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है ना, जितने भी रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होते हैं सब के सब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं, सब के सब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है, फिर कंफ्यूज मत होना, मैंने कहा याद रखना है, जो बता रहा हूं सिर्फ याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है आपका। ठीक है ना, जितने भी रिवर्सिबल
एडियाबेटिक प्रोसेस होते हैं, सब के सब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं, लेकिन सब के सब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंडीशन नहीं होते हैं। बस इतना ही ध्यान रखिएगा, इससे ज़्यादा अभी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, और इसके बारे में मैं बताने वाला भी नहीं हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है ना, क्योंकि इट इज़ द ग्लिम्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इट इज़ नॉट द एक्चुअली द सब्जेक्ट थर्मोडायनामिक्स, ठीक है ना। तो सब कुछ नहीं बता सकता मैं, ठीक है। मैंने कहा कि सारे के सारे रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होंगे, आइसेंट्रोपिक होंगे, लेकिन सारे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या होंगे, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस नहीं होंगे, एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है ना। नेक्स्ट आफ्टर इरिवर्सिबल एडियाबेटिक की बात करूं अगर मैं, तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक में भी ये dq/t तो जीरो ही होगा ना, ये जीरो होगा, बट व्हाट हैपन एग्जैक्टली, del s ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू s जनरेशन, एस जनरेशन। अब जब डेल एस को इंटीग्रेट करोगे तो एस जनरेशन आ जाएगा ना, डेल एस नहीं आएगा, सॉरी, डेल एस इसलिए यहां पे नहीं आएगा क्योंकि मैंने बताया था कि ये क्या है, पाथ फंक्शन है। जब डी क्यू को इंटीग्रेट करते हो तो डेल्टा क्यू कभी नहीं लिखते हो, क्यू लिखते हो। ये डी डब्ल्यू को जब आप इंटीग्रेट करते हो तो डेल्टा डब्ल्यू कभी नहीं लिखते हो, क्या लिखते हो, डब्ल्यू लिखते हो। वहीं पे डीएच को आप इंटीग्रेट करते हो तो क्या लिखते हो, डेल्टा एच लिखते हो। डीएस को इंटीग्रेट करते हो तो डेल्टा एस लिखते हो। डीयू को इंटीग्रेट करते हो तो डेल्टा यू लिखते हो। डीवी वॉल्यूम को इंटीग्रेट करते हो डेल्टा वी, इस तरीके से डीपी को इंटीग्रेट करते हो डेल्टा पी। बट पाथ फंक्शन की बात करें तो एस बी किस पे डिपेंडेंट है, पाथ में ही डिपेंडेंट है ना। तो जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो डेल्टा एस नहीं बनेगा, क्या बनेगा, एस जनरेशन बनेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इरिवर्सिबल एडियाबेटिक एस जनरेशन तो मैंने बताया इरिवर्सिबल है, एस जनरेशन इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। यानी कि इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेस, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेस, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेस, ठीक है ना, always increases. This is exactly the concept. एक कॉन्सेप्ट आपका ये आ गया, ठीक है ना, एक कॉन्सेप्ट आपका ये आ गया। नाउ विल मूव टू द थ्रॉटलिंग प्रोसेस। अब आइए एक डील कर रहा हूं मैं थ्रॉटलिंग प्रोसेस, शुरू में भी डील किया था मैं, अब फिर से डील कर रहा हूं थ्रॉटलिंग प्रोसेस। थ्रॉटलिंग प्रोसेस के लिए क्या कहा था मैंने, द TDS इज इक्वल टू DQ बाई T। थ्रॉटलिंग प्रोसेस याद करिए क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस याद करिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस प्लस डेल एस जनरेशन, TDS नहीं सॉरी DS, एक्सट्रीमली सॉरी, दिस इज। मैंने कहा कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस में Q का वैल्यू क्या होता है, मैंने बताया था Q का वैल्यू जीरो, हीट इंट्रैक्शन जीरो। तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस के लिए तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। देन आफ्टर DS इज इक्वल टू डेल एस जनरेशन, और इसे इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, दैट वन इज S2 माइनस S1 इज इक्वल टू S जनरेशन विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, एंड दैट्स व्हाई द S2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन S1। किसके केस के लिए, थ्रॉटलिंग प्रोसेस के लिए। एक मैंने बताया था Q जीरो होगा, वर्क डन जीरो होगा, ठीक है ना, वर्क डन जीरो होगा, प्रेशर ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो होगा, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होगा, क्या होगा, कंस्ट्रिक्शन इन द फ्लो होगा, या फिर कह सकते हो पोरस प्लग होगा, हाईली इरिवर्सिबल इन नेचर होगा, ठीक है ना। ये सारा कुछ मैंने बताया था, प्रॉपर्टी इसका, कैरेक्टरिस्टिक्स इसका, थ्रॉटलिंग प्रोसेस का। एक कैरेक्टरिस्टिक्स और मिला थ्रॉटलिंग प्रोसेस का, इन द डायरेक्शन ऑफ द थ्रॉटलिंग प्रोसेस, यहां पे लिख दे रहा हूं, नोट में पॉइंट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि रेफ्रिजरेशन में अगेन मैंने कहा VC साइकिल में इसका यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है ना। नोट में पॉइंट करके लिख लीजिएगा व्हाट एग्जैक्टली एंट्रोपी ऑलवेज increases in the direction of throttling process. That one is throttling process always increases in the direction of throttling process. इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ थ्रॉटलिंग प्रोसेस। एक और कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिल गया थ्रॉटलिंग प्रोसेस का, एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ, प्रेशर हमेशा डिक्रीज करेगा, एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, और एंथैल्पी हमेशा कांस्टेंट रहेगा थ्रॉटलिंग प्रोसेस के लिए, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली द थ्रॉटलिंग प्रोसेस। नाउ this is exactly the throttling process. Now I'll move to the next one. Entropy of the universe. Entropy of the universe. Entropy of the universe मैंने कहा यूनिवर्स में क्या क्या आ जाता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, दोनों के दोनों आ जाते हैं यूनिवर्स में। तो मैंने कहा कि थोड़ा ध्यान देना, सिस्टम भी आ गया। एक काम कर रहा हूं मैं, थोड़ा इस तरीके से ले रहा हूं मैं, इट विल बी बेटर। ये आपका सिस्टम भी आ गया और साथ ही साथ क्या आ गया, सराउंडिंग भी आ गया, ठीक है। सिस्टम भी आ गया और क्या आ गया आपका, सराउंडिंग भी आ गया, दोनों के दोनों आ गया। थोड़ा रियलाइज करना प्लीज, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, अगर कंबाइंड सिस्टम ले लें इसे, तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग, यूनिवर्स क्या होता है हमारा, कंप्लीटली आइसोलेटेड सिस्टम होता है, आइसोलेटेड ठीक है ना, आइसोलेटेड सिस्टम होता है। व्हाट हैपन एग्जैक्टली, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए आप जानते हो कि किसी तरीके का हीट इंट्रैक्शन, अरे सिस्टम सराउंडिंग कंबाइंडली आपने जब सिस्टम ले लिया, यूनिवर्स क्या दिया इसे, तो आपका हीट क्या हो जाएगा आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, जीरो हो जाएगा। ये हमारे यूनिवर्स भी क्या है, दैट वन इज आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है ना। ये हमारा कंप्लीट यूनिवर्स, होल यूनिवर्स इज आल्सो द आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है ना, आइसोलेटेड सिस्टम है। व्हाट हैपन एग्जैक्टली, आइसोलेटेड सिस्टम क्यू आपका जीरो हो गया, जब क्यू जीरो हो गया, व्हाट अबाउट द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, ds यूनिवर्स इज इक्वल टू dq बाई टी, इन जनरलाइज क्या लिखते हैं, इरिवर्सिबल प्लस डेल एस जनरेशन। मैंने कहा व्हाट हैपन एग्जैक्टली, अगर Q जीरो है, किसी तरीके का इंट्रैक्शन नहीं है, तो ये क्या होगा जीरो, और चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इक्वल टू, अगेन इसे कहते हैं, इसका एक पर्टिकुलर नाम है टोटल एंट्रोपी जनरेशन कहते हैं। जब भी आपके क्वेश्चन में ये कहे कि व्हाट इज द टोटल एंट्रोपी जनरेशन, इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स पूछ रहा है। व्हाट इज द टोटल एंट्रोपी जनरेशन आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है, इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, यूनिवर्स पूछ रहा है। अब हम जानते हैं एस जनरेशन हमेशा क्या होता है, एस जनरेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, किसके लिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, किसके लिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ठीक है ना। वहीं पे एस जनरेशन क्या हो जाता है हमारा, जीरो, किसके लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ठीक है ना। तो यानी कि डेल एस यूनिवर्स क्या हो सकता है हमारा, डेल एस यूनिवर्स which is equal to the S generation total क्या हो सकता है हमारा, greater than equal to 0 हो सकता है। This is the concept of the increase in entropy of the universe। हमेशा क्या होगा, हमेशा entropy of the universe increases, क्योंकि आप भी जानते हो कि रिवर्सिबल प्रोसेस ये एक क्या है, ये एक आइडियलाइज्ड प्रोसेस है। रियल प्रोसेस हमेशा क्या होगा, रियल प्रोसेस हमेशा इरिवर्सिबल ही होगा, ठीक है ना, रियल प्रोसेस हमेशा इरिवर्सिबल ही होगा। रिवर्सिबल प्रोसेस इज कंप्लीटली आइडियलाइज्ड प्रोसेस। तो मैंने कहा, इसलिए यहां पे लिख रहा हूं नोट पॉइंट में, नोट पॉइंट ये है कि ऑलवेज एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, ऑलवेज एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, ऑलवेज एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स
ऑलवेज एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेज, ठीक है ना, इंक्रीजेज बिकॉज एक्चुअल phenomena or process is always irreversible in nature, always irreversible in nature, always irreversible in nature. The reversible process is completely idealized, reversible process is completely idealized concept, completely idealized concept, and this principle is called as the increase in entropy principle of the universe. This principle is called as the increase in entropy principle of the universe. इंक्रीज इन इंट्रोपी ऑफ द इंक्रीज इन इंट्रोपी प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्स, ध्यान रखिएगा, इंक्रीज इन इंट्रोपी प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है ना, हमेशा बढ़ना ही बढ़ना है, घटना नहीं है। इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, ऑन दिस बेसिस, नोट का दूसरा पॉइंट, ऑन दिस बेसिस वी कैन predict the direction of the process, डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस। मैंने बताया था ना, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहलाता है, डायरेक्शनल लॉ कहलाता है, डायरेक्शनल लॉ कहलाता है। इसी बेसिस पे डेल एस यूनिवर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, या इंक्रीज इन एंट्रोपी प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्स, इसी बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रोसेस के लिए पाथ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और सॉरी डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ऑन दिस बेसिस वी कैन प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, डेल एस यूनिवर्स, उस प्रोसेस के लिए डेल एस यूनिवर्स शुड ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर ये नहीं होगा, ये नहीं मिल रहा है आपको, इफ समहाउ क्या आ गया, डेल एस यूनिवर्स लेस देन जीरो आ गया, द प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल। द डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस इज direction of the process is not possible. This is exactly your डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल। अगर क्या हुआ, डेल एस यूनिवर्स लेस देन जीरो आ गया, तो उसी बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पाथ ऑफ द प्रोसेस का डायरेक्शन क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एक बार ये कंक्लूजन ड्रॉ आने के बाद आप जितना भी पहले थ्योरेटिकल, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से समझते हो चीजों को, ठीक है ना, आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे समझते हो बेसिक चीजों को, मैथमेटिकली ये आने के बाद मैथमेटिकली सारी चीजों को आप रियलाइज कर सकते हो कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे जिन चीजों को हम समझ रहे थे, अपने किसके बेसिस पे, अपने कंप्लीट इस मैथमेटिकल एनालिसिस, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे सारे आर्ग्यूमेंट्स को हम यहां से प्रूफ कर सकते हैं कि ऐसा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अगर ऐसा कह रहा है तो ऐसा ही क्यों है। वहां तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बनाया गया है, कंप्लीटली ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। लेकिन जब ये आया उसके बाद पूरा का पूरा मैथमेटिकल एनालिसिस मिला कि आखिर जो हम आर्गुमेंट कर रहे हैं कि आखिर आर्गुमेंट आपका मैथमेटिकली प्रूफ होने लगा वो सारा कुछ ऑन द बेसिस ऑफ डेल एस यूनिवर्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये हमेशा होना चाहिए अगर किसी भी डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस को आपको प्रूफ करना है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैंने कहा था PMM2 इज नॉट पॉसिबल। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ये कहता है कि PMM2 इज नॉट पॉसिबल। आप रियलाइज करना, उसके लिए डेल एस यूनिवर्स लेस देन जीरो आएगा। PMM2 केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ये कह रहा है, वहां तो सिर्फ आर्गुमेंट था, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में दे दिया गया 1850 में, बट एक्चुअली 1865 में जब ये कॉन्सेप्ट पूरा आया सामने, तब उसके बाद रियलाइज हुआ, एक एक चीज रियलाइज होने लगा। अब बहुत ज्यादा डेल एस यूनिवर्स को तो नहीं बता सकता हूं, बट मैंने कहा कि जिस डायरेक्शन में क्वालिटी ऑफ एनर्जी डिग्रेड करेगा उस डायरेक्शन में एंट्रोपी क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। दैट्स इट, एक लाइन। ये प्रूफ किया जाता है अवेलेबल एंड अवेलेबिलिटी में, ये फर्दर प्रूफ किया जाता है कि जिस डायरेक्शन में क्वालिटी ऑफ एनर्जी डिग्रेड कर रहा है उस डायरेक्शन में एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स क्या हो रहा है, इंक्रीज करेगा।
इंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीज करेगा। हमारे यूनिवर्स का स्टिल इंट्रोपी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। आप रियलाइज कर रहे होगे या कहीं भी सुनते होगे, ठीक है ना, आज के डेट में बहुत ज़्यादा कॉस्मोलॉजिकल फिनोमेना न्यूज़ में आते रहते हैं, आप रियलाइज करते होगे या फिर आप यूट्यूब चैनल्स पे देखते होगे, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। दैट्स नॉट द मैटर कि फॉर द टाइम बिंग हमारा कोई मतलब हमसे मेरा उससे या हम लोगों का उससे कोई एस्पेक्ट नहीं है, कोई रिलेटेड नहीं है कॉन्सेप्ट, बट फिर भी हमें इंटरेस्ट लगता है, हम देखते रहते हैं उन चीज़ों को। तो आप रियलाइज़ करते होगे यूट्यूब चैनल वगैरह कि हमारा ब्रह्मांड अभी भी क्या हो रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, हमारा यूनिवर्स अभी भी क्या हो रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। यानी कि क्या, व्हाट इज दैट मीनिंग, आवर यूनिवर्स गोज टू द मोर रैंडम, ठीक है ना, गोइंग टू बी मोर रैंडम। हमारा यूनिवर्स क्या हो रहा है, ज्यादा रैंडम होता जा रहा है, अभी भी एक्सपैंड ही कर रहा है। लेस रैंडमनेस से क्या होता जा रहा है, मोर रैंडमनेस की ओर मूव करता जा रहा है। यानी कि हमारे यूनिवर्स का क्या हो रहा है, यूनिवर्स का एंट्रोपी अभी भी इंक्रीज ही होता जा रहा है। इतना सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इतना ज्यादा ऑथेंटिकेटेड है, इतना ज्यादा ऑथेंटिकेटेड है कि इवन आपका एस्ट्रोफिजिक्स में भी पूरा का पूरा यूटिलाइज होता है आपका, नॉट ओनली ऑन द अर्थ। ये मत सोचना कि सिर्फ अर्थ पे, होल यूनिवर्स में हमारा अप्लाई होता है। कंप्लीट एस्ट्रोफिजिक्स में ये पूरा का पूरा अप्लाई होता है आपका एंट्रोपी, ठीक है ना, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नाउ दिस इज एग्जैक्टली द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ द एंट्रोपी। कंप्लीट मतलब मैंने कहा कि ग्लिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है एंट्रोपी को समझाने में, ग्लिम्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स या फिर जो कॉन्सेप्ट ऑफ द एंट्रोपी या ग्लिम्स ऑफ द एंट्रोपी यहाँ पे खत्म हुआ। मैं सिर्फ एक बार कंक्लूड कर दे रहा हूँ चीजों को, बस एक बार कंक्लूड कर दे रहा हूं मैं, ठीक है ना, आई एम गोइंग टू कंक्लूड ओनली। कंक्लूजन बहुत ज्यादा बड़ा हो गया इसलिए कंक्लूजन ड्रॉ कर दे रहा हूं मैं, बाकी कुछ नहीं है। क्या क्या हमने एक्चुअली पढ़ा, पहला हमने पढ़ा क्लॉसियस इनइक्वालिटी, क्लॉसियस इनइक्वालिटी, और मैंने कहा यही क्या है, फाउंडेशन, बेस इन इक्वालिटी, सॉरी क्लॉसियस इनइक्वालिटी क्या है आपका, इंटीग्रल ऑफ साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ दैट वन इज लेस देन इक्वल टू 0, यही फाउंडेशन है आपका। और यहीं से फिर क्या है आपका, एंट्रोपी ds इज ग्रेटर देन इक्वल टू dq बाई टी, ठीक है, इक्वल टर्म रिवर्सिबल के लिए ग्रेटर देन टर्म, और यहां पे इक्वल टर्म रिवर्सिबल के लिए लेस देन टर्म इरिवर्सिबल साइकिल के लिए। ये क्या है, दैट वन इज फॉर द प्रोसेस एंड क्लॉसियस इनइक्वालिटी फॉर द टीडी साइकिल, ये ध्यान दीजिएगा, टीडी साइकिल। उसके बाद क्या, दैट वन इज इन जनरलाइज्ड dq बाई टी इरिवर्सिबल प्लस डेल एस जनरेशन फॉर irreversible process, del S generation is what, greater than 0। del S generation के बारे में कि मैंने क्या बताया, it depends on the degree of irreversibility, ठीक है ना, del S generation हमेशा greater than 0 होगा। ये S generation क्या है, it depends on the path of the process, or you can say the degree of, depends on the degree of irreversibility of the process within the process, जो भी कह लो आप। एंड dq बाई टी क्या है, एक्सटर्नल इंट्रैक्शन है, ये आपका इंटरनल रिवर्सिबिलिटी है, डेल एस जनरेशन। एंड फॉर रिवर्सिबल डेल एस जनरेशन इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। देन आफ्टर उसके बाद हम लोग बढ़े, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ को क्या किया मैंने, कंबाइंड किया। देन आफ्टर दिस इज द सेकेंड वन, दिस इज द थर्ड वन। Change in entropy of the system is because of the external interaction, and this one is internal irreversibility. For the reversible process, the change in entropy of the system is only due to the external interaction. For reversible process, that one is the fourth one क्या है, combining the first and second law. So TdS is equal to du plus PdV plus TdS is equal to dH माइनस VdP,
ठीक है, दो TDS इक्वेशन कहलाते हैं, बोथ आर TDS इक्वेशन, बोथ आर TDS इक्वेशन। ठीक है, देन आफ्टर उसके बाद क्या, उसके बाद ये है कि आपका अगर वर्किंग फ्लूइड क्या है आपका, आइडियल गैस है, तो क्या होगा आपका, वर्किंग फ्लूइड इज एन आइडियल गैस, देन व्हाट हैपन एग्जैक्टली, क्या लिख सकते हैं, दो फॉर्मूला मिलेगा, H2 माइनस पर यूनिट मास के बेसिस पे, लिख रहा हूं मैं, CvLN T2 बाई T1 प्लस RLN V2 बाई V1 एंड S2 माइनस S1 CpLN T2 बाई T1 माइनस RLN P2 बाई P1। मैंने कहा कि अगर एंड स्टेट पता है तो आप एंट्रोपी निकाल सकते हो, ध्यान रखिएगा आइडियल गैस के लिए। वहीं पे लिक्विड और सॉलिड के लिए हमने देखा, ये कौन सा था, दैट वन इज द फोर्थ वन, ये फिफ्थ वन, ठीक है ना। लिक्विड एंड सॉलिड के लिए देखा, लिक्विड एंड सॉलिड के लिए मैंने कहा CV का अलग अलग सिग्निफिकेंस नहीं होता है, दोनों के दोनों सेम होते हैं, क्योंकि लिक्विड क्या होता है हमारा, एक तो almost highly incompressible in nature, and the second one, the density is quite large than that of the gases, जिसके कारण specific volume is equal to 1 by rho is quite negligible, ठीक है, क्वाइट नेग्लेजिबल। तो C हो गया हमारा, और क्या हो गया आपका, TDS इज इक्वल टू DU प्लस इज इक्वल टू DH एंड फाइनली S2 माइनस S1 इज इक्वल टू C इंटू LN T2 बाई T1, लिक्विड एंड सॉलिड के लिए। वहीं पे थर्मल एनर्जी रिजर्वायर की बात करूं, TER का मतलब TR डज नॉट चेंज अगर आप क्या कर रहे हो, हीट रिजेक्ट कर रहे हो या हीट सप्लाई कर रहे हो, और ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, सिंपली दैट वन इज S2 माइनस S1 इज इक्वल टू Q बाई TR इफ Q इज नेगेटिव। अगर रिजेक्शन हो रहा है, नेगेटिव का मतलब रिजेक्शन, देन S2 माइनस S1 क्या होगा, लेस देन 0 हो जाएगा, यानी कि क्या होगा आपका फाइनल एंट्रोपी घटेगा। अगर आपका इफ Q इज पॉजिटिव, यानी कि Q सप्लाई S2 माइनस S1 इज ग्रेटर देन 0। इस बात का ध्यान रखें, कहीं भी पीछे वाले में भी, नॉट ओनली ऑन इन दिस, पीछे वाले में भी यही होगा। अगर हीट रिजेक्शन हो रहा होगा लिक्विड और सॉलिड से, तो आपका क्या होगा, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, S2 माइनस S1 आपका नेगेटिव होगा, और हीट ऐड हो रहा होगा, S2 माइनस S1 पॉजिटिव होगा। इवन इसमें भी, और एक मैंने बताया था कि जनरलाइज तो ये याद ही रखना है, दैट वन इज द DS इज इक्वल टू DQ बाई T। दिस इज द मोस्ट जनरलाइज्ड रिवर्सिबल, दिस इज द मोस्ट जनरलाइज्ड, ठीक है। हाँ, दिस इज एग्जैक्टली DS इज इक्वल टू, ये तो मोस्ट जनरलाइज्ड है, ठीक है। तो मैंने कहा व्हाट हैपन एग्जैक्टली, लिक्विड एंड सॉलिड TER, कहीं पे भी हीट का रिजेक्शन होगा तो आपका व्हाट हैपन एग्जैक्टली, एंट्रोपी घटेगा सिस्टम का, एंट्रोपी बढ़ेगा सिस्टम का। अगर हीट आपका क्या होगा, हीट आपका 0 होगा, और यू कैन से रिवर्सिबली हीट का रिवर्सिबली अगर किसी तरीके का हीट का इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में, तो एंट्रोपी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दिस इज एग्जैक्टली रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, देन आफ्टर उसके बाद हमने देखा एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आपका क्या है, Q इज इक्वल टू 0 या कैपिटल Q इज इक्वल टू 0, डजेंट मैटर। मैंने कहा इसे खत्म करके Q इज इक्वल टू 0, रिवर्सिबल
इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल के लिए क्या होगा, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एंड इरिवर्सिबल एडियाबेटिक। इरिवर्सिबल एडियाबेटिक, TDS क्या हो जाएगा, dq/t इरिवर्सिबल प्लस डेल एस जनरेशन, ठीक है ना। रिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए Q0 तो क्या हो जाएगा, डेल्टा S इज इक्वल टू 0 और S2 इज इक्वल टू S1, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। और इरिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए क्या हो जाएगा, डेल S इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स S2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ऑलवेज, हमेशा ध्यान रखिएगा। इन इरिवर्सिबल एडियाबेटिक केस कंडीशन डेल एस क्या होगा, S2 ऑलवेज ग्रेटर देन S1। थ्रॉटलिंग प्रोसेस के लिए मैंने बताया, थ्रॉटलिंग प्रोसेस के लिए बताया मैंने, थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या है आपका, थ्रॉटलिंग प्रोसेस के लिए भी Q आपका 0 और S2 इज ग्रेटर देन S1, ठीक है ना, क्योंकि हाईली इरिवर्सिबल इन नेचर, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो इसके साथ एक कैरेक्टरिस्टिक्स और जुड़ गया, entropy always increases in the direction of throttling process. Entropy is always increases in the direction of throttling process, in the direction of throttling process. This is exactly the conclusion. उसके बाद फाइनली क्या है आपका, देन आफ्टर फाइनली ये है एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। दूसरा कलर ले रहा हूं मैं यहाँ पे, आई एम गोइंग टू चेंज एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। एंट्रोपी का मतलब ये आपका सिस्टम है, ये आपका सराउंडिंग है, और इन दोनों को कंबाइंडली आपने एक सिस्टम ले लिया विच इज कॉल्ड एज अ यूनिवर्स। यूनिवर्स इज आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, और इसके लिए क्या होगा, डेल्टा एस यूनिवर्स विच इज इक्वल टू एस जनरेशन टोटल, ठीक है, एस जनरेशन टोटल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन किसके लिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस, इक्वल टू किसके लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस। मैंने कहा रिवर्सिबल प्रोसेस तो कंप्लीटली आइडियलाइज्ड कॉन्सेप्ट है, एक्चुअल कंडीशन क्या होता है, इरिवर्सिबिलिटी ही होता है, जिसके कारण इसे कहते हैं, जिसके कारण एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स हमेशा इंक्रीज ही करेगा, घटने वाला नहीं है, ठीक है। तो दो चीजें ये क्या होना चाहिए, इसे कहते हैं द इंक्रीज इन एंट्रोपी प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स का एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करेगा, घटने वाला नहीं है, ठीक है। और इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, पाथ ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर डेल एस यूनिवर्स क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू 0 आ गया, देन इट कैन नॉट बी पॉसिबल। मैंने कहा कि इसी के बेसिस पे एक एग्जांपल समझाया मैंने, PMM2 क्या था आपका, PMM2 आपका सिंगल रिजर्वायर से, यही कह रहा था, एक मिनट, सिंगल रिजर्वायर से TER, ठीक है, सिंगल रिजर्वायर से हीट का इंटरेक्शन करके कभी भी वर्क आउटपुट नहीं दे सकता है। आइए देखते हैं, ये TR है आपका, डेल एस यूनिवर्स, इसके लिए फाइंड आउट करते हैं। डेल एस यूनिवर्स क्या होता है, डेल एस यूनिवर्स इज इक्वल टू, ठीक है, डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग, डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग, ऐसा भी करके निकाल सकते हो, ठीक है। डेल एस सिस्टम बताइए, डेल एस सिस्टम तो क्या है, दैट वन इज द सिस्टम। इस सिस्टम लें तो ये क्या हो जाएगा आपका, सराउंडिंग हो जाएगा ना, दैट वन इज द सराउंडिंग। सिस्टम तो क्या है, वर्किंग अंडर अ साइकिल। तो जब एंट्रोपी हमारा चेंज इन एंट्रोपी हमारा क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है, तो एक साइकिल के लिए क्या होगा, एक साइकिल के लिए तो डेल एस सिस्टम 0 हो जाएगा ना। एक थर्मोडायनामिक साइकिल जहां से चला वहीं से पहुंच गया, ठीक है ना, बहुत सारे प्रोसेस को यूटिलाइज करके वहीं पे पहुंच गया, इसलिए डेल एस सिस्टम क्या होगा, डेल एस सिस्टम हमारा 0 हो जाएगा। व्हाट अबाउट द डेल एस सराउंडिंग, डेल एस सराउंडिंग क्या हो रहा है, हीट का रिजेक्शन हो रहा है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हीट का रिजेक्शन हो रहा है। जब हीट का रिजेक्शन हो रहा है तो क्या होगा, -Q/TR। अभी थर्मल एनर्जी रिजर्वायर के लिए मैंने बताया था,
माइनस क्यू बाई टी आर। अब माइनस आ गया यहां पे, साइन माइनस आ गया, यानी कि क्या हो गया, लेस देन जीरो। और डेल एस यूनिवर्स मैंने कहा कि कभी भी लेस देन जीरो नहीं हो सकता है। अगर लेस देन जीरो हो गया इसका मतलब इट कैन नॉट बी, दिस सिस्टम कैन नॉट बी, दिस सिस्टम कैन नॉट बी पॉसिबल। इस तरीके का सिस्टम कभी भी पॉसिबल नहीं है। और मैंने कहा इतना ही नहीं, हम बेसिक थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं तो वहां पे मैं प्रूव भी करता हूं ये चीज कि व्हाट हैपन एग्जैक्टली एज द क्वालिटी ऑफ एनर्जी डिग्रेडेड, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स क्या होगा, क्वालिटी ऑफ एनर्जी डिग्रेड करेगा, डिसऑर्डरनेस दैट कन्वर्टेड टू द डिसऑर्डरनेस, टू इंक्रीज द डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम, टू इंक्रीज टू कन्वर्ट the quality of energy degraded which is utilized to increase the disorderness of the system। मैंने कहा कि हमारा यूनिवर्स भी क्या हो रहा है, डे बाय डे मोर रैंडमनेस की तरफ जा रहा है। आपने सुना होगा कि हमारा यूनिवर्स भी क्या हो रहा है, लगातार एक्सपैंड कर रहा है, यानी कि लेस डिसऑर्डर से मोर डिसऑर्डरनेस। दिस इज एग्जैक्टली योर व्हाट। तो ये पॉसिबल इस बेसिस पे, इस डेलस यूनिवर्स के बेसिस पे हमने समझा कि ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि इनिशियली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सारा कुछ आर्गुमेंट के बेसिस पे स्टेटमेंट्स दिए गए थे, लेकिन जब से ये प्रूफ हुआ उसके बाद हर चीज हम क्या कर सकते हैं, एनालिटिकली प्रूफ कर सकते हैं, जो भी आर्गुमेंट के बेसिस पे प्रूफ किया गया था। दिस इज एग्जैक्टली द ब्यूटी ऑफ दैट change in entropy of the universe, which is always greater than equal to, which is always greater than equal to, which is always greater than equal to zero। This is exactly the concept। एक लास्ट कॉन्सेप्ट हम यहां पे समझेंगे, एक लास्ट कॉन्सेप्ट हम यहां पे समझेंगे, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आगे हमें यही देखना है। मैंने कहा डी क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू टी डी एस। अगर टी एस डायग्राम देखें हम, दैट वन इज टी एंड एस, ठीक है ना। टी एस डायग्राम अगर देखें हम, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, दूसरे कलर से कर दे रहा हूं मैं, वन टू, ठीक है ना। 1 2 के बीच अगर रियलाइज करें हम, तो टीडीएस अगर बात करें, एक छोटा सा एंट्रोपी चेंज, यहां पे भी कलर चेंज करना हूं मैं, आई एम गोइंग टू चेंज द कलर एक्चुअली। दैट वन इज द डीएस। और इतना छोटा चेंज है कि इसके लिए हम क्या मान सकते हैं, दैट वन इज द टी इज इटसेल्फ, टी मान सकते हैं। तो क्या मिला मुझे, टीडीएस क्या मिला, इस स्ट्रिप का एरिया मिला। टीडीएस क्या मिला, डीक्यू क्या मिला, टीडीएस इज द एरिया ऑफ स्ट्रिप ऑन द टीएस डायग्राम, ठीक है। वहीं पे अगर इसे इंटीग्रेट कर दूं मैं, अगर इंटीग्रेट कर दूं मैं तो क्या मिलेगा, क्यू मिलेगा। और टीडीएस को इंटीग्रेट कर दूं तो इसे क्या कहेंगे, टीडीएस को इंटीग्रेट कर दूं फ्रॉम 1 to 2, तो क्या मिलेगा हमें, एरिया, क्या मिलेगा हमें, एरिया अंडर द कर्व प्रोजेक्टेड ऑन द एस कर्व। टीडीएस क्या मिलेगा, ठीक है ना। एरिया क्या मिलेगा हमें, टीडीएस इज 1 to 2, व्हाट इज एग्जैक्टली, एरिया अंडर, यानी कि अगर टीएस डायग्राम पे एरिया अंडर कर्व देखोगे तो क्या हमें मिलेगा, हीट ट्रांसफर मिलेगा, हीट इंट्रैक्शन मिलेगा, ठीक है ना, हीट इंट्रैक्शन विद द सिस्टम मिलेगा। एरिया अंडर द कर्व projected on the s axis, this is exactly, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि सारा कुछ ऑलमोस्ट रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में टीएस डायग्राम इज मोर वर्सेटाइल देन द पीवी डायग्राम। वहीं पे पीडीवी वर्क डन, डिस्प्लेसमेंट वर्क की बात कर रहे हो तो पीडीवी आप लोग सब लोग जानते होंगे शायद, पी एंड वी क्या मिलता है आपको,
दैट वन इज द एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व 1 to 2 PdV हमें मिलता है, ठीक है, PdV projected on the volume axis, projected on the volume axis. This is the displacement work, this is the displacement work, ठीक है। वहीं पे टीएस डायग्राम पे इस एक्सिस पे अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो जो एरिया मिलेगा विच इज इक्वल टू द हीट इंट्रैक्शन, इसलिए टीएस डायग्राम इज मोर वर्सेटाइल देन द पीवी डायग्राम, क्योंकि इसमें डायरेक्टली हीट का इंट्रैक्शन हमें पता चलता है, ठीक है ना। अगर वहीं पे अगर इंट्रोपी इंक्रीज कर रहा हो, अगर वहीं पे इंट्रोपी इंक्रीज कर रहा हो, इसका मतलब हीट का एडिशन हो रहा है। अगर इंट्रोपी डिक्रीज कर रहा हो, इसका मतलब हीट का क्या हो रहा है, आपका हीट का रिजेक्शन हो रहा है। दैट्स इट, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द कंप्लीट एनालिसिस और यू कैन से द ग्लिम्स ऑफ entropy, glimpse of concept of the entropy. Next we will move to the last pure substance, ठीक है ना। प्योर सब्सटेंस, उसके बाद कुछ देखेंगे आइडियल साइकिल से रिलेटेड देखेंगे, कार्नोट थ्योरम वगैरह, एंड देन आफ्टर फाइनली वी विल मूव टू द व्हाट रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ठीक है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, और यू कैन से सिंपली द फेज डायग्राम हम देखेंगे, ठीक है। जब वन फेज से दूसरे फेज में मूव करता है, चेंज करता है, तो किस तरीके से फेज डायग्राम, किस तरीके से टीएस डायग्राम पे शो करते हैं, विल सी, ठीक है।